अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के हवाले से वो गुफ्तगू की जाएगी जिसके बारे में अमूमन बात करना बहुत सख्ती से मना है। और आज कुछ मेरे सवालात होंगे बहुत ही चुभते हुए, बहुत ही जहर में घुले हुए, जिसको बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम उन सवालों पर आवाज उठाने जा रहे हैं अमूमन जिसके बारे में बात करने से लोग डरते हैं। हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद है आसिफ खुर्शीद साहब। आसिफ खुर्शीद साहब से कुछ सवालात पूछे जाएंगे और उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाएगा। नाजरीन, ये प्रोग्राम नौइयत से हटकर प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आप देखें और अगर ये प्रोग्राम हमारा पसंद आए तो इसको सपोर्ट करें, लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतने हसास टॉपिक पर बात करने के लिए हिम्मत दिखाई। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आसिफ भाई। किसी को तो हिम्मत करनी थी। जी आसिफ भाई, पहला ही सवाल मेरा बहुत ही खतरनाक है। क्या आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है और ये किस तरह की कुव्वतों का मजमुआ है? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमूमन इसके ऊपर पाकिस्तान में ज़रा बात करने तो पूरी दुनिया में ही इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हर स्टेट के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट मौजूद होती है जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं। पाकिस्तान में ये इस्टेब्लिशमेंट के नाम से है, बाकी दुनिया में इसे डीप स्टेट के नाम से जाना जाता है। लोग अमूमन कतराते हैं, उसके पीछे क्या वजूहत है ये सब जानते हैं कि क्यों नहीं लोग बात करते हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? जी, जिस तरह पूरी दुनिया में बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ख़ास किस्म के सेक्टर के लोगों का होता है, जिसमें टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, कुछ टॉप लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस का भी नाम आता है। बुनियादी तौर पर अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट को एक्सप्लेन करूं तो इस्टेब्लिशमेंट उस ग्रुप का नाम है, उस लोगों के उस ग्रुप का नाम है जिनके इंटरेस्ट के मुताबिक उस रियासत के फैसले हों। दे आर कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट, तो सिंपल में। अच्छा, बाकी ममालिक के अंदर ये होता है कि किन के इंटरेस्ट के मुताबिक होता है, जो वहाँ पर वो हाई लेवल के कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इंटेलिजेंस के लोग हो सकते हैं, उसके अलावा बिजनेस हाउसेज हैं, बिजनेसमैन है, मीडिया हाउसेस वगैरह हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बुनियादी तौर पर आपकी मिलिट्री की टॉप टियर लीडरशिप है और इसके अलावा कोई भी नहीं। बाकायदा जैसे सुनने में लगता होगा, आपको देखने में लगता होगा कि ये इनकी पॉलिसी मेकिंग है, ये ब्यूरोक्रेट्स है, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में सिंपल एंड क्लियर कि आपकी मिलिट्री की टॉप टियर लीडरशिप, दे आर कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट, नथिंग एल्स। पाकिस्तान में आम तौर पर एक बात कही जाती है कि पाकिस्तान की सालिमियत का जो बेड़ा है वो इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है। तो क्या ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का ही काम है या इस्टेब्लिशमेंट का इसके पीछे कुछ और मकसद है? नहीं, हाँ, बज़ाहिर देखने में ऐसा ही लगता है मगर ऐसा है नहीं। देखें, इस बात को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा हालात को पीछे जाकर देखना पड़ेगा। कोई किसी भी रियासत को चलाने वाले जो लोग होते हैं, जो रियासत होती है वो उस आवाम की होती है, वहाँ के लोगों की होती है। फिर उसके ऊपर एक हुकूमत होती है जो उसके लोगों को मैनेज करती है, और एक उनकी मिलिट्री होती है जो उनको उनका दिफा का काम करती है। नॉर्मल दुनिया में इसी तरह से होता है, मगर पाकिस्तान के अंदर ज़रा सा मुख्तलिफ मामला यूँ रहा है कि हमसे कुछ हो गई हैं गलतियाँ। कुछ गलतियाँ हमसे माजी में ऐसी हुई जिसकी वजह से आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। आखिर ऐसी क्या वजह थी
कि दो मुल्क एक साथ बने एक एक दिन के फर्क में। इसके ऊपर तो अलग से बात कर सकते हैं कि क्या हुआ, क्यों 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए कहा जाता है, 15 अगस्त हिंदुस्तान के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर एक ही दिन दो ममालिक अलग अलग हो गए। अगर हिंदुस्तान बिल्कुल डेमोक्रेटिक साइड पर चला गया और पाकिस्तान बिल्कुल उससे अलग हटकर आपके सिस्टम में चला गया, तो इसके पीछे रीज़न है आपका ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। एक तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने, उनका एक कॉलोनियल माइंडसेट था और उनके तरह ही ये पूरी की पूरी आपकी आर्मी ट्रेंड थी, क्योंकि आर्मी भी दो हिस्सों में डिवाइड हुई और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान को गया और सेम ये ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, यही दो हिस्सों में टूटकर एक हिंदुस्तान के हिस्से में चली गई और एक पाकिस्तान में। वहाँ की जो आर्मी थी उन्होंने तो कभी इस तरह कोशिश नहीं की, मगर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की आर्मी इस तरह के पावर के अंदर आई और पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने, कहते हैं ना कि अपने इंटरवेंशन को इस तरह से करने लगे। इसकी बुनियादी वजह शुरू में ही कुछ मसले थे। अमूमी तौर पे होता यह है कि जब पाकिस्तान बनता है ना, तो पाकिस्तान बनाने में जिस हमारे जो बानी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके कुछ फ़ैसले थे जो कि बेहतर, उन्होंने तो अच्छे सोच कर लिए। उन्होंने फ़ैसला जो किया वो बिल्कुल उन्होंने सेंट्रलाइज करके रखा सिस्टम को, उन्होंने सिस्टम को एक सेंट्रलाइज पावर में रखा। एक और बहुत बड़ी गलती तो नहीं कहेंगे, मगर एक सिस्टम ये कि वो ख़ुद तो गवर्नर जनरल बने, मगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान को बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो मेन पावर या इख्तियारात हैं वो होते तो हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, वो मेन पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होने चाहिए, मगर बजाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते और गवर्नर जनरल किसी और को बनाते, उन्होंने खुद गवर्नर जनरल का ओहदा रखा और प्राइम मिनिस्टर किसी और को बना दिया। तो पहले ही दिन से हमारे यहाँ एक पावर का इम्बैलेंस हमेशा से रहा है कि इख्तियारात थे तो कहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मगर फैसले होते थे गवर्नर जनरल के पास। तो ये एक मसला तो हमारे साथ शुरू से ही रहा है। अब अंदाज़ा वो एक शुरू की हमारी एक गलती, वो दिन है और आज का दिन है। आज तक आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस कभी भी ताकत का मेंबर नहीं बन सका, आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर पावर के साथ रह नहीं सका, क्योंकि वो शुरू दिन से जो एक गलती होती रही वो फिर वो सही नहीं हो सकी। अमूमन आप लोग ये जानते हैं कि 1947 से लेके 1958 के दरमियान होने चाहिए थे कि दो वज़ीर आज़म, या तकरीबन 11 साल का अरसा होता है, इसके अंदर दो वज़ीर आज़म तब्दील होने चाहिए थे 5-5 साल के टेन्योर में, मगर इस अरसे में 8 वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मैं इतनी धोती नहीं बदलता हूँ जितना हमारा पड़ोसी मुल्क अपना प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बदल देता है। तो ये पावर का इम्बैलेंस तो शुरू से ही रहा है। फिर कायद आज़म इस दुनिया से 11 सितंबर 1948 को वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान, वो ज़ाहिर असैसिनेट कर दिए जाते हैं उसके बाद 1952 में। उसके बाद से लेकर फिर हमेशा से एक झगड़ा रहा, क्योंकि कोई लीडरशिप थी ही नहीं। उसकी एक वजह और भी है, उसकी वजह यह है कि इसकी मिसाल देने के लिए मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक मिसाल दूंगा। वही मामला हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मूवमेंट यानी तहरीक तो बहुत अच्छी चलाई और उस तहरीक के नतीजे में वो पावर में तो आए, मगर वो इम्प्रैक्टिकल या इल प्रिपेयर्ड थे गवर्न करने के लिए। यही हाल आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की तहरीक तो सही चलाई, मगर वो तहरीक के बाद, तहरीक कामयाब होने के बाद गवर्नमेंट चलाने के लिए वो प्रिपेयर नहीं थे। तो बात वहाँ से लेकर वो उस चीज़ का फ़ायदा फिर आपके टॉप टियर की ब्यूरोक्रेसी को हुआ, पॉलिसी मेकर को हुआ, उन्होंने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि ताकत और का जो खला होता है ना, स्पेस, उसको किसी ने तो फिल करना था, वो रह तो नहीं सकता था इस तरह से। और शुरू के दिनों में पॉलिटिकल सेटअप को कभी भी कोशिश की ही नहीं गई कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया जाए। वो जो कायद-ए-आज़म का जो सेटअप था चलाने का, वो तकरीबन उसी तरह का था जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब चलाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक रूल से। तो वो ब्यूरोक्रेटिकली वो स्टेट को लेकर चलते थे। तो ये एक बात है, वहां से लेकर बात यहाँ तक पहुंच गई। ताकत का मंबा आमतौर पर एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का आगाज कब हुआ और पाकिस्तान की तारीख में इसकी तरक्की के अहम मराहिल क्या है? अब इसकी शुरुआत का अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं ना कि यार, कि अगर मैं समझता हूं कि यार यहाँ से जो है ना इस्टेब्लिशमेंट ने पावर में आना, उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट इस तरह एग्जिस्ट करती भी नहीं थे, मगर वहाँ से जो पावर आना स्टार्ट हुआ है वो टाइम था जब लियाकत अली खान साहब असैसिनेट किए जाते हैं।
उस दिन के बाद से ही वो एक पावर स्ट्रगल हमेशा से चलती रही, ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सेटअप के दरमियान। और ये लड़ाई तकरीबन अगले 10 सालों तक ये जो कहते हैं ना एक खींचातानी, ये तकरीबन 10 सालों तक रही। और बिल आखिर वो टाइम आया 1958 में, जब इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने अयूब खान साहब को ऑफ़र किया कि आप आके टेक ओवर कर लें। तो जो इस्टेब्लिशमेंट ने सही मायनों में जो अपनी बुनियाद पहली रखी है, वो फर्स्ट मार्शल लॉ के बाद जो अयूब खान का मार्शल लॉ था, उसके बाद से ये यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है। और वो वहाँ से यूँ समझ लें, अच्छा उनके आने से पहले भी अयूब खान के पावर में, यानी कि मिलिट्री टेक ओवर मार्शल लॉ लगाने से पहले भी वो पॉलिसी के अंदर उनकी इंटरवेंशन रहती थी, मगर वो उस तरह से नहीं थी। बुनियादी तौर पर जब वो आए हैं ना, उसके बाद इन्होंने इस पूरे एस्टेब्लिशमेंट को और मिलिट्री के पॉलिटिकल इंटरवेंशन को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया है। ये है सबसे अहम तरीन बात। एक हो ना कि इंडिविजुअल लेवल पर कि एक बंदा इसको बाईपास करता है सिस्टम को और पॉलिटिक्स के अंदर आके इंटरवेंशन करता है, तो चले कोई बात नहीं, वो एक बंदा आया था, आज नहीं कल उसने चले जाना है तो मामला पीछे की तरफ चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये कि अयूब खान साहब ने मिलिट्री में आने पावर में आने के बाद, मार्शल लॉ लगाने के बाद, मिलिट्री का जो सिस्टम था ना, उसको बुनियादी तौर पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया है। इसको कहते हैं ना एक सिस्टमैटिक, पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है। और अब उस स्ट्रक्चर के तहत ये सब कुछ होता रहता है। आखिर क्या वजह है? अयूब खान साहब तो गए हुए दुनिया से ज़माना हो गया, उसके बाद भी तो फौज के अंदर रिक्रूटमेंट होती होगी ना। एक बंदा जो कैप्टन आता है, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट से फर्स्ट लेफ्टिनेंट, फिर मेजर, वो ऐसा क्या वजह होती है कि वो नहीं चाहते हुए ये ओथ लेता है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, मगर एक टाइम तक आते 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 वो मजबूर हो जाता है कि उसको सियासत के अंदर इंटरवेंशन करनी ही पड़ती है पॉलिटिक्स के अंदर एक ख़ास ओहदे में आने के बाद। उसकी वजह इसका स्ट्रक्चर ही अब इस तरह से बन चुका है कि अब यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब कोई टॉप टीयर की लीडरशिप मिलिट्री के अंदर आए और वो पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन ना करे। ये पॉसिबल नहीं है। आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा ताकत रखती है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में और सियासत से ताल्लुक़ अब भी मौजूद है? और क्या इस्टेब्लिशमेंट आम तौर पर फ़ौजी क़यादत ने हमेशा सियासी फ़ैसलों में किरदार अदा किया है? आपकी नज़र में क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, अब तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि इसको सबसे ज़्यादा किस टाइम के बाद कहते हैं ना, ये जो हाइब्रिड रिजीम होती है, तो बुनियादी तौर पर हाइब्रिड रिजीम है क्या? हाइब्रिड रिजीम जो स्टार्ट होता है वो पोस्ट मुशर्रफ एरा है। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई, मुशर्रफ साहब के जाने के बाद 2008 में इलेक्शंस होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पावर में आती है, मगर वो भी सिर्फ ये अब नाम के ही, उस 2008 से लेके नाउ इट्स 2025 अब तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ एक नाम की गवर्नमेंट है। बट बेसिक इनका जो पावर स्ट्रक्चर है वो तो आप मतलब यूँ समझ लें कि जो सोर्स ऑफ पावर है वो कैपिटल नहीं है, बल्कि कैपिटल के जो बराबर वाला शहर है पिंडी, सोर्स ऑफ पावर तो वो है। और ये पोस्ट मुशर्रफ एरा है। इससे पहले के टाइम पर अगर मैं बात करूं कि किसने सबसे ज़्यादा पुश बैक किया है, कोशिश की है मिलिट्री को पुश बैक करने की, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है कि उसने बहुत पुश बैक किया और उसने बहुत ज़्यादा मामला किया। और सबसे ज़्यादा जिस तंजीम ने, यूँ समझिए जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इनको स्ट्रेंथन किया है, अगर मैं नाम लूँगा तो आपको यकीन नहीं आएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब। हालांकि नवाज शरीफ साहब आपने देखा है कि एक ज़माने में बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी मिलिट्री इंटरवेंशन के बड़े अगेंस्ट रहे हैं, मगर मिलिट्री इंटरवेंशन आज जो इस नहज पर आज खड़ी है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। हालांकि मैं पर्सनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो गवर्नेंस है उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि उनकी जो गवर्नेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ये वाला जो एक कहते हैं ना सिस्टम, ये वाली जो चीज़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अंदर शुरू के एरा में, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दी है मिलिट्री को, बहुत ज़्यादा आने के इजाज़त दी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जगहों पर वेलकम किया बजाय उनको पुश बैक करने के।
और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया है पहले इन टर्म ऑफ बेनज़ीर के बारे में मैं एक बात कहता हूँ। आयशा सिद्दीका एक ब्यूरोक्रेट रही हैं जिन्होंने मिलिट्री इंक बुक लिखी है बहुत मशहूर बुक है, जिसके अंदर उन्होंने मिल बस यानी कि मिलिट्री बिजनेस का जिक्र किया। तो वो एक इंटरव्यू में कह रही थी कि सब मॉडर्न एरा के अंदर या मॉडर्न टाइम के अंदर अगर किसी पॉलिटिशियन ने सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश की है तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने लास्ट टेन्योर के अंदर, जो उनका 94 वाला टेन्योर था, वो मिलिट्री के अंदर एक बोर्ड होती है जो कि ब्रिगेडियर ऑनवर्ड्स के लिए, ब्रिगेडियर के बाद के जितने भी ओहदे होते हैं उनके लिए एक बोर्ड कमेटी होती है जो उसके ऊपर के ओहदे की तैनाती करते हैं। तो उस बोर्ड में उससे पहले बेनज़ीर वो वाज मॉडर्न के अंदर वो वाहिद थी जो वो बैठती थी और उस मीटिंग के अंदर वो इसको देखती थी। उसके बाद से अब कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बैठता, बल्कि तमाम पॉलिटिशियन वो समझते हैं कि नहीं नहीं ये इनका अपना ज़ाती मामला है, इससे हमें क्या लेना देना। ऐसा नहीं है ये ज़ाती मामला तो तब होता अगर उनकी इंटरवेंशन नहीं होती, मगर जिस तरह से मिलिट्री की इंटरवेंशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, थोड़े से पुश बैक करने की ज़रूरत थी। मगर अब तो बहुत मुश्किल लगता है। अब तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बगैर अब गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती, क्योंकि अब की जितनी भी गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है ना, ये सब दो जगहों के लोग हैं। जो आपके टॉप टियर लीडरशिप है वो ज़ियाउल हक साहब के रिजीम के प्रोडक्ट हैं, और उसके बाद जो आपके क्या कहते हैं ना, मिड लेवल की जो भी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो पोस्ट मुशर्रफ या फिर मुशर्रफ के रिजीम की लीडरशिप है, जिसको मुशर्रफ साहब के रिजीम ने रेडी किया है। और जो टॉप लेवल की लीडरशिप है वो समझ लें कि वो लोग हैं जिसको जिसको ज़ियाउल हक साहब ने रेडी किया। और ये जो मुशर्रफ साहब वाली जो लीडरशिप है, ये आपको अगले 4-5 सालों में टॉप के ऊपर आती हुई नज़र आएगी, जो मुशर्रफ साहब के रिजीम के अंदर रेडी हुई है। अच्छा, तो आपकी बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं से इस्टेब्लिशमेंट के ही आशीर्वाद से बनी या आशीर्वाद से आई। तो आप क्या समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अवामी राय क्या है, और क्या ये राय वक्त के साथ तब्दील हुई है? क्योंकि आज के दौर में तो मामलात बहुत पेचीदा नज़र आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अवामी राय आज जो है और जो खान साहब ने किया है, इसके ऊपर से मैं बाद में आता हूँ। मैं उससे पहले बताता हूँ कि खान साहब के से पहले जो अवामी राय थी वो वही राय थी जो इस्टेब्लिशमेंट ने सिखाने की कोशिश की है। सही मायनों में बाकी दुनिया में तो खैर मीडिया हाउसेस भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल प्ले करती है। लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी मीडिया हाउसेस या फिर बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट हैं, बट कोई भी पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट नहीं है। ये सब इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। पूरे की पूरी मीडिया हाउसेस, पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं, उनके अगेंस्ट काम नहीं करते। यूँ समझ लें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट खुद तो बात नहीं करती ना, मिलिट्री खुद बात नहीं करती, वो कोई इंटरव्यू नहीं देते। बल्कि आपने अक्सर देखा होगा कि आज के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो आते हैं और अंदर की खबरें देते हैं। तो ये अंदर की खबरें निकाल के लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ से निकाल के ले आएंगे? इनकी पहुँच है, ये उस गेट को पार करके अंदर ऐसे ही चले जाएंगे? किसी ने इजाज़त दी है तो वो जाते हैं ना, कि कोई उनको बुलाता है और उनको बुलाकर उन्हें बताता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर वो लोग वो पॉइंट ऑफ व्यू आके मीडिया पर आकर बताते हैं ताकि अब लोगों को पता लगती है बात। एक हद तक, एक अरसे तक पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने लोगों के अंदर एक कहते हैं ना एक फेक एक मोहब्बत पैदा की हुई थी, अपने आप को पर्दा डाला हुआ था। ये जो आप बात सुनते हैं अक्सर आपने बड़ों से सुना ही होगा आप लोगों ने, आपके बड़े जब भी बात करते होंगे घर में, आपके बड़े बूढ़े, इस कौम को तो तबाह कर दिया है, कोई लीडर सही नहीं आया है, कोई कौम को, हमें कोई हुक्मरान ही ठीक नहीं मिला है। आप कितने लोगों को जानते हैं? पहले ये जानते हैं। अपने आप से कभी सवाल करें, ये जितनी भी टॉप लेवल की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, इन सब में से आपने कभी किसी से नहीं मिले आप, मगर उसके बावजूद आप उनके बारे में एक राय कायम करके बैठे हैं। ये राय कैसे कायम हुई है? आसिफ साहब, ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत चल रहा है और आपके जवाबात काफ़ी मज़ेदार हैं, लेकिन चूँकि इसका वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और हम चाहेंगे कि आपके साथ एक अगली नशिस्त रखी जाए जिसमें हम आपसे और भी चुभते हुए सवालात पूछेंगे। आसिफ भाई, आखिरी सवाल, और ये आखिरी सवाल के बाद इस प्रोग्राम से हम अलविदा कहेंगे। आपके ख्याल में आइंदा पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार में क्या तब्दीली आ सकती है
और ये किस तरह मुल्की सियासत को मुतासिर कर सकती है? ये मुल्क की सियासत को अब मुतासर करती ही रहेंगी। एक बात बड़ी क्लियर है कि एक चीज़ हमने अभी तक समझा नहीं है कि आखिर ये इंटरवेंशन करते क्यों है पॉलिटिक्स के अंदर, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे हम अगले प्रोग्राम में बात करते हैं, बात जाने दें। इसकी जो मेन मकसद है ना, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ये सारा का सारा मामला, ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन एक पूरा एक साइकिल बन चुका है, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन से अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेते हैं, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से वो फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशन करते हैं, मजीद स्ट्रेंथन होते हैं, फिर वहाँ से वो दोबारा एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। ये पूरा एक साइकिल चलता है। और प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ये काम करती है। अदर देन पाकिस्तान, अगर आप बाकी ममालिक देखें, हिंदुस्तान की बात देखें, तो वहाँ पर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का मामला चलता है। वहाँ पर ऐसा होता है, सियासतदान, कारोबारी लोग, हजरा कारोबारी तबके के साथ ताल्लुकात रखते हैं और कारोबारी तबका पॉलिटिशियंस के साथ ताल्लुकात रखता है, और वो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। दुनिया भर में लीडरशिप की प्रैक्टिस ये है, मगर पाकिस्तान में ज़रा इसकी प्रैक्टिस डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि यहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन है, और मिलिट्री वो काम करती है जो बुनियादी तौर पर पूरी, ये सही नहीं है, होना ये नहीं चाहिए कि पॉलिटिशियन और कारोबारी हलकों का जिस तरह से गठजोड़ है, ये गलत है, मगर दुनिया भर में प्रैक्टिसेस यही चलती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये दोनों ही सेटअप जो है वो आपकी मिलिट्री एंड लीडरशिप चलाती है, और अब इसके बगैर वो चल नहीं सकते, क्योंकि उनका इकोनॉमिक सेटअप, उनका इकोनॉमिक भूख इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो उनसे संभाले नहीं समझ रहे। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने हमारे सवालात के जवाब दिए। नाजरीन, यकीनन आपको हमारे दूसरे प्रोग्राम का भी बेसब्री से इंतज़ार होगा, और हम बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में मिलेंगे आसिफ खुर्शीद साहब के साथ। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।